जलियांवाला बाग हत्याकांड। इतिहास कभी नहीं भूलेगा इस दिन को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ ऐसी तारीखें हैं जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटी घटना को याद करके आज भी अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों की तस्वीर आंखों को नम कर देती है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में उपस्थित अनेक लोगों में, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी अधिक संख्या में थे, उन सब पर किए गए अमानवीय अत्याचार तथा क्रूरता का उदाहरण अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। आज भी जलियांवाला बाग में अनगिनत गोलियों के निशान जनरल डायर की क्रूरता की याद दिलाते हैं। जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा का आयोजन हुआ था, जिस पर जनरल डायर की निर्दयी मानसिकता का प्रहार हुआ। इस घटना ने भारत के इतिहास की धारा को ही बदल दिया। सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि रॉलेट एक्ट क्या था। भारत में रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 से लागू किया गया था। इसने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की जगह ली थी, क्योंकि यह एक्ट प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही समाप्त हो गया था। रॉलेट एक्ट में ऐसी विशेष अदालतों की व्यवस्था की गई थी जिनके निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती थी। मुकदमे की कार्यवाही बंद कमरों में होती थी, जिसमें गवाह पेश करने की भी इजाजत नहीं थी। प्रांतीय सरकारों को अन्य अधिकारों के अलावा ऐसी असाधारण शक्तियां प्रदान की गई थी कि वे किसी की भी तलाशी ले सकती थी, उसे गिरफ्तार कर सकती थी या जमानत मांग सकती थी। 13 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर तत्कालीन केंद्रीय असेंबली में पारित रॉलेट एक्ट बिल, जो जनमत के विरोध के बावजूद पारित किया गया था, उसका आम सभाओं द्वारा विरोध करने का निर्णय लिया गया। इस बिल का उद्देश्य भारत की आजादी के लिए चल रही गतिविधियों को कुचलना था। अतः इस बिल के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के तहत उस दिन पूरे देश में हड़ताल करना और सार्वजनिक जगहों पर सभाएं करना भी शामिल था। इसी क्रम में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी, जिसमें पंजाब के प्रमुख कांग्रेसी नेता डॉक्टर शराफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल उपस्थित होने वाले थे, परंतु उन्हें सभा से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के जनरल डायर को यह आयोजन स्वीकार नहीं था। उसने अमृतसर के स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया कि इस बिल के विरोध में होने वाली सभी गतिविधियों को सख्ती से कुचल दिया जाए। जलियांवाला बाग पर जनरल डायर गोरखा सैनिकों के साथ स्वयं पहुंच गया और सैनिकों को आदेश दिया कि सभी सभाजद लोगों को घेर लो। सभा में उपस्थित लोग ये सोच भी नहीं पाए कि सिपाही यहां क्यों आए। जनरल डायर ने किसी भी प्रकार की पूर्व चेतावनी दिए बिना सिपाहियों को आदेश दिया कि सभा में उपस्थित लोगों को गोलियों से मार दो। जनरल डायर के आदेश पर सिपाहियों ने दनादन गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिससे हर तरफ चीख पुकार मच गई, भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जलियांवाला बाग चारों तरफ से मकानों से घिरा हुआ था। वहां से निकलने का एक ही रास्ता था, जिसे फौज ने रोक रखा था। इसलिए जनसमूह अपने को गोलियों की मार से बचाने में असमर्थ था। बाग के बीच में एक कुआं भी था, जिसमें भागते समय अनेक लोग गिरकर मर गए। एक अनुमान के अनुसार इस घटना में 800 से अधिक लोग मारे गए और हजारों जख्मी हुए। जख्मी लोगों को किसी भी प्रकार की मेडिकल सहायता नहीं दी गई, यहां तक कि घायलों को पीने का पानी भी नहीं दिया गया। इस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी इसकी जांच हेतु अमृतसर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी वहां जाने से रोक दिया गया। जलियांवाला बाग की इस अमानवीय घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस घटना के विरोध में स्वर भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड में भी हुआ, किंतु ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर की प्रशंसा की गई। इस नृशंस घटना की गूंज लंदन की सभा में भी सुनाई दी। तब अंग्रेज सरकार को इस घटना की जांच हेतु विवश होना पड़ा। दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा। इस हत्याकांड की सब जगह निंदा हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्षुब्ध होकर अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। इस कांड के बारे में थॉमसन एवं गैरेट ने लिखा कि अमृतसर दुर्घटना
भारत ब्रिटेन संबंधों में युगांतकारी घटना थी, जैसा कि 1857 का विद्रोह। इस घोर नरसंहार को ऊधम सिंह ने अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि वे उस समय वहां उपस्थित लोगों को पानी पिला रहे थे। ऊधम सिंह पर इस बर्बरता का मानसिक असर इतना अधिक पड़ा कि उन्होंने उसी वक्त यह प्रण कर लिया कि वे इस खून का बदला खून से लेंगे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में ऊधम सिंह एक ऐसा नाम है जिसने अपने देश के लोगों की मौत का बदला लंदन जाकर लिया और पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर को गोलियों से भून दिया। भारत माता के ऐसे वीर सपूत को आज भी याद किए बिना शब्दों की यह श्रद्धांजलि अधूरी है। ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को तत्कालीन पटियाला रियासत में हुआ था। उनके पिता का नाम तहर सिंह था। वे रेलवे में चौकीदार की नौकरी करते थे। उनके बड़े भाई का नाम साधु सिंह था। पिता की बीमारी की वजह से ये लोग अमृतसर आ गए थे। यहीं अत्यधिक बीमारी के कारण पिता की मृत्यु हो गई और दोनों भाई को अनाथ आश्रम में रहना पड़ा। वहीं उन्होंने 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण की एवं कुछ दस्तकारी सीखी। अमृतसर में ही ऊधम सिंह की मुलाकात एक लकड़ी के ठेकेदार से हुई, जो उसे अफ्रीका ले गया। अफ्रीका से ऊधम सिंह अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने अपनी मेहनत से कुछ पैसे कमा लिए। अमेरिका में रहते हुए उनका पत्र व्यवहार सरदार भगत सिंह से हुआ। उन्हीं की प्रेरणा से वे भारत वापस लौट आए। आते समय वे कुछ रिवॉल्वर और कुछ पिस्तौलें अपने साथ ले आए। भारत आने पर उन्होंने अपने केश और दाढ़ी कटवा दी और अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद आजाद रख लिया, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। वे हथियारों सहित लाहौर पहुंचने में सफल रहे, किंतु लाहौर में तलाशी के दौरान एक पुलिस वाले ने उनके हथियारों को जब्त कर लिया। इस अभियोग में उन्हें 4 साल की सजा हुई। 1932 में जेल से रिहा हुए। जलियांवाला बाग की घटना उनके मन मस्तिष्क में निरंतर धधक रही थी, इसलिए उन्होंने किसी नाम से एक पासपोर्ट बनवाया और 1933 में भारत छोड़कर इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड पहुंचकर उनका लक्ष्य था जनरल डायर की हत्या और वे उपयुक्त अवसर की तलाश करने लगे। भारत के इस महान योद्धा को जिस मौके का इंतजार था, वह उन्हें 13 मार्च 1940 को उस समय मिला जब माइकल और डायर लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक सभा में शामिल होने गया था। ऊधम सिंह ने एक मोटी किताब के पन्नों को रिवॉल्वर के आकार में काटा और उसमें रिवॉल्वर छिपाकर हॉल के भीतर घुसने में कामयाब हो गए और सभा में जनरल और डायर के सामने बैठ गए। जब जनरल डायर सभा को संबोधित करने के लिए खड़ा हुआ, तब भारत के बारे में कुछ अपशब्द ही बोल पाया था कि ऊधम सिंह ने खड़े होकर अपनी पिस्तौल से उसे भून डाला। होम सेक्रेटरी जो उस सभा में मौजूद थे, वो भी घायल हुए। सभा में उपस्थित लोगों ने ऊधम सिंह को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ऊधम सिंह के इस सफल प्रयास की प्रशंसा पूरे भारत में की गई। आखिरकार अनगिनत मासूम लोगों की हत्या का बदला ऊधम सिंह ने ले लिया था। इस बदले से उनका 13 अप्रैल 1919 में लिया गया संकल्प पूरा हो गया था। इस हत्या के कारण ऊधम सिंह पर लंदन की एक विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया। ऊधम सिंह ने वीरतापूर्वक सिर को ऊंचा रखते हुए इस हत्या को स्वीकार किया और बोले, मुझे इस कार्य पर गर्व है। सैकड़ों निर्दोष भारतीयों के हत्या के हत्यारे जनरल डायर को मारकर मैंने राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया है। अंग्रेज अदालत ने 12 जून 1940 को उन्हें फांसी की सजा दी। वे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। शहीद ऊधम सिंह के इस योगदान को भारत कभी भी नहीं भुला सकता। ऊधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दुनिया को संदेश दिया कि अत्याचारियों को भारतीय वीर कभी बख्शा नहीं करते। 31 जुलाई 1974 को ब्रिटेन ने ऊधम सिंह के अवशेष को भारत को सौंप दिया। आजादी के बाद अमेरिकी डिजाइनर बेंजामिन पोक ने जलियांवाला बाग स्मारक का डिजाइन तैयार किया, जिसका उद्घाटन 13 अप्रैल 1961 को किया गया। भारत की स्वतंत्रता में बलिदान की अमर गाथा जलियांवाला बाग को भारत के इतिहास में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ऊधम सिंह और जलियांवाला बाग में शहीद हुए अनगिनत लोग अमर हैं। 13 अप्रैल के दिन हम इन वीर शहीदों का स्मरण कर इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जलियांवाला बाग पर बनी फिल्म, इस घटना के ऊपर साल 1977 में एक हिंदी फिल्म भी बनाई गई थी और इस फिल्म का नाम जलियांवाला बाग रखा गया था।
इस फिल्म में विनोद खन्ना और सवाना आजमी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा भारत की आजादी पर आधारित लगभग हर फिल्म में, जैसे लेजेंड ऑफ भगत सिंह, रंग दे बसंती, जलियांवाला बाग हत्याकांड को जरूर दर्शाया जाता है। इसके अलावा इस हत्याकांड के ऊपर कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं। साल 1981 में आया उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रन में 13 अप्रैल की इस घटना का जिक्र किया गया था। यह उपन्यास सलमान रश्दी ने लिखा था। साल 2012 में इस उपन्यास के ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी, जिसमें कि इस हत्याकांड को भी दर्शाया गया था। इसके अलावा साल 2017 में आई फिलौरी फिल्म में भी इस घटना को दिखाया गया था और बताया गया था कि किस तरह से इस हत्याकांड का असर कई लोगों की जिंदगी और मारे गए लोगों से जुड़े परिवार वालों पर पड़ा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर ब्रिटिश सरकार ने कई बार अपना दुख प्रकट किया है, लेकिन कभी भी इस हत्या के लिए माफी नहीं मांगी। साल 1997 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II ने अपनी भारतीय यात्रा के दौरान जलियांवाला बाग का भी दौरा किया था। जलियांवाला बाग पहुंचकर उन्होंने अपने जूते उतारकर इस बाग में बनवाई गई स्मारक के पास कुछ समय बिताया था और 30 मिनट तक के लिए मौन रखा था। भारत के कई नेताओं ने महारानी एलिजाबेथ II से माफी मांगने को भी कहा था। वहीं भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने रानी का बचाव करते हुए कहा कि रानी इस घटना के समय पैदा नहीं हुई थी और उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। वहीं साल 2016 में भारत के दौरे पर आए इंग्लैंड के प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन ने इस मुद्दे से दूरी बनाए रखने के लिए जलिया बाग में न जाने का फैसला लिया था। वहीं साल 2017 में इस स्मारक पर गए ब्रिटेन के मेयर महापौर सादिक खान ने एक बयान देते हुए कहा था कि ब्रिटिश सरकार को इस नरसंहार पर माफी मांगनी चाहिए थी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।